ज़राअत के में खुशामदीद। ज़रार खोड़ो, वसतुल्लाह खान, शाहज़ेब जिलानी आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जुमा है, आज हम लेंगे आपकी कॉल्स। 3 लाइनें हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आ नहीं रहा तो आ जाएगा। आप कॉल करें। मुल्की हालात पे बात करना है, इंटरनेशनल हालात पे बात करना है, या कोई आपका अपना या अपने हालात पे बात करना है। अपने हालात पे बात करने हैं, मुकामी कोई मसला है तो वो भी हम सुन लेंगे। कर हम कुछ नहीं सकते लेकिन सुन ज़रूर लेंगे। तो हमारे पहले कॉलर हैं कराची से बदरुज़्ज़मा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जनाब क्या हाल हैं, आप ठीक हैं? जी शुक्रिया शुक्रिया, आप बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं गुलशन हदीद से बात कर रहा हूँ। असल में बात ये है कि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान स्टील मिल से है और हमें 2021 से लेकर आज तक कोई पेमेंट नहीं हुई। हमारी आपके चैनल से के थ्रू ये इस्तदा है सेक्रेटरी पैदावार से, सेक्रेटरी ख़जाना से कि बराए मेहरबानी हमारे ड्यूज दिलवाए जाएं। हमारे कई साथी जो इंतज़ार करते करते इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। क्या बदर भाई आप अभी मुलाजिम हैं? क्या हमें नहीं मिलेंगे पैसे स्टील मिल के? और सुन ले, थोड़ा सा रुक जाए, गुजार रहे हैं, रुक जाए। हेलो हेलो, सवाल ये था मुसा साहब का कि आप अभी हैं स्टील मिल में या रिटायर हुए तो कब हुए? मैं तो रिटायर हो गया ना, जाहिर है मैं तो रिटायर हो गया 2021 से लेकर आज तक। मतलब ड्यूज का मसला है आपका। ठीक है, ड्यूज का मसला। जी बदर साहब, बहुत आपके साथियों ने भी कॉल की है और सबके एक ही आवाज़ है, एक ही नारा है कि ड्यूज़ देनी चाहिए और यकीनन अगर आपका बनता है तो करना चाहिए। लेकिन ड्यूज़ देने से एक मसला है कि ड्यूज़ देने पड़ेंगे, मसला हल हो जाएगा। हाँ यस, ये भी है। अच्छा, वैसे अभी तक सरकार क्या कह रही है, क्यों नहीं दे रहे ड्यूज़? इन्होंने वादा किया था 1 महीना, यानी कि 2 महीने हो गए कि हम 1 महीने के अंदर अंदर ड्यूज देंगे, लेकिन उसके बावजूद अब उसको भी तकरीबन 2 महीने से ऊपर हो गए। जुलाई के अंदर हमें ड्यूज देने का कहा था, इन्होंने खबरनामा भी बाकायदा निकाला था, लेकिन क्या वजूहत हैं ये जाहिर है उनसे काम बाला से है, दरख्वास्त है कि वो हमारे ड्यूज दें। ठीक है, मतलब नीयत है, वादा है, अमल होना बाकी है। वादा है, नीयत का नहीं पता, वादा है। हाँ। ठीक है बदर साहब, हमारे अगले कॉलर हैं मोहम्मद अकील साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं अकील बात कर रहा हूँ सर। सबसे पहले मैं वसतुल्लाह खान साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी कराची में स्पीच की, फीलिंग्स से भरपूर थी, महसूस हो गया फीलिंग्स से। इसी फीलिंग्स को लेते हुए मेरा एक सवाल ये है कि अभी हमारे सिंध के बहुत अच्छे हमारे भुट्टो साहब, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छा काम किया, एटमी टेक्नोलॉजी लाए, एटम बम बनाया, उसके साथ उन्होंने अपने हमारे अब्दुल कदीर साहब साइंटिस्ट, ठीक है, दोनों आए, दोनों का अंजाम क्या हुआ हमने देख लिया। उसके बाद उनको हमने क्या इज्जत दी कि हमने अब्दुल कदीर खान का जनाजा कैसा पड़ा कि कोई वज़रा, कोई वजीर आजम, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, कोई लोग शामिल नहीं थे उनमें। अस्करी लोगों ने आए, नमाज जनाजा पढ़ी, वो कहाँ पड़ी? फैसल मस्जिद में, कोई नहीं आया। भुट्टो साहब का जनाजा क्या हुआ, एंड क्या हुआ, वो हमने देख लिया। उसके बाद देखें मुशर्रफ साहब आए। अच्छा अकील साहब, पॉइंट पर आ जाए ना। अब ये तो हिस्ट्री हो जाएगी बहुत लंबी। अब क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा था कि इनका एंड क्या हुआ। अभी जो आजकल चल रहा है हमारा, देखें हमारे जो साहब हैं ये स्पीच कर रहे हैं, लोगों की अखलाकियात को तबाह बर्बाद कर रहे हैं कि तलाक का मौजू लेकर आ गए। इससे पहले वो इद्दत का लाए थे। कौन किसकी बात हो रही है? कौन ले आए? क्या मतलब किसकी बात हो रही है? फैसल वाडा साहब की बात कर रहा हूं। अच्छा। फैसल वाडा अब तलाक का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। देखिए अकील साहब सॉरी, भुट्टो साहब से शुरू हुए और आप भुट्टो साहब से शुरू हुए, फिर आपने अब्दुल कदीर साहब की और फैसल वाडा के साथ जोड़ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही बॉस इस मुल्क के साथ। चले ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर ऑब्जर्वेशंस एंड कॉल। राहिल अशर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? आज मैं एक शेर से स्टार्ट करूंगा कराची के हवाले से। कि भागता फिरता सारे जमाने में उजाले, उसके दामन में अंधेरे की सिवा कुछ नहीं है। देखिए कराची के हवाले से जाहिर है कि हम कराची में रह रहे हैं, तकरीबन 54-55 ईयर्स हो गए। कराची की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको मैं जल्दी हाईलाइट करूंगा। देखें इस साल अब तक जो स्नैचिंग और जो होती है स्ट्रीट क्राइम, उसमें 150 से ज्यादा लोग मर गए। पुलिस ने रहमो करम पे छोड़ा हुआ कराची की आवाम को। फिर ये जो हैवी ट्रैफिक है, डंपर्स हैं, बजरी का ट्रक है, बड़े मसले हैं सर, पानी के टैंकर्स हैं,
जी मैं कह रहा हूँ बहुत मसले हैं, हम जानते हैं जी। नहीं, मैं जो देखिए बात करना चाह रहा हूँ कि देखिए मेन मसला जो है ना, एक और बात पानी का मसला है। जब चाहे वाटर बोर्ड और हमारे टैंकर माफिया लाइनें फाड़ देते हैं और हमारी जेबों से पैसा। मेरा असल सवाल सुन लीजिए कि जी कराची को आज तक किसी ने ऑन क्यों नहीं किया? MQM को कितना हैवी मैंडेट मिला, क्या किया उन्होंने कराची में? बोरीबंद लाशें, टारगेट किलिंग, बत्ताखोरी। PTI को हैवी मैंडेट मिला, 1100 अरब रुपए में 11 पैसे कराची को नहीं मिले। जमात इस्लामी है, आप पीछे चले जाएं, अयूब भुट्टो, और अभी जो 15-16 साल से जो लोग बैठे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? किसी ने ऑन नहीं किया तो है। देखिए कराची के नौजवानों को नौकरी तक तो मिलती नहीं। अभी सिविल एविएशन में ऐड आया हुआ, नो अर्बन डोमिसाइल विल अप्लाई। तो जी कराची वालों को ओन क्यों नहीं करते? हम 62% रेवेन्यू देते हैं कराची में। कराची सब कुछ करता है, पीपल पार्टी के लोकल गवर्नमेंट है। आपको पता होगा वो ज़रार साहब, आप डिफेंस में रह रहे हैं, पानी का क्या हाल हुआ है आजकल के 7,000 का टैंकर 16-16 हज़ार में मिल रहा है। ऐसा ही है। तो वो वाटर बोर्ड करप्ट और उसके साथ टैंकर माफिया और जो वो हमारे डिपार्टमेंट है सारे करप्ट हैं। तो कराची वाले क्या करें? बैरर अपने जाके डूब के मर जाएं हम लोग? चले ठीक है, ठीक है। आपकी फ्रस्ट्रेशन कोई जवाब है नहीं। हाँ, बेचारे DHA वाले यार। हाँ, नहीं बट अपन जहाँ पे रह रहा है सड़कें भी टूटी हुई हैं, पानी भी नहीं है, लेकिन पूरा शहर ही मतलब ऐसा ही। तुम लोग का गुलशन इकबाल क्यों नहीं आ जाते? सोच रहा पानी भी है, गैस भी है, कभी बिजली भी नहीं जाती है। बैरियर टाउन में शिफ्ट हो जाए सर। नहीं, वहाँ बिजली तुम्हें महंगी मिलेगी और दूर भी है, तुम्हें लग पता जाएगा। रोजाना 5 दिन आना जो है ना। तो आप उधर आ जाए, मेरी तरफ आ जाए। चलो सेट है। गुलशन, हम दोनों भाई एक घर लेते हैं, एक पोर्शन। घर लेने की जरूरत नहीं, कमरा खाली है आज। चलो ये भी सही है, मेरी बिल्ली का रही है। अच्छा, ये हम बाद में कर लें ना, अभी मतलब जो आपकी मर्जी को। नेक्स्ट कॉल। चूहे भी बहुत है वहाँ, बिल्ली के तो गेम ऑन है। मोहम्मद सलीम है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम खान साहब, खोड़ो साहब, जिलानी साहब। 25 अक्टूबर को मैंने कॉल की थी कि आयशा मलिक साहब ने कहा है कि दिसंबर की डेट आ जाएगी। तो खान साहब ने कहा था शुक्र करें कि 6 महीने की डेट नहीं थी, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। आज हमारा 13 दिसंबर को हेयरिंग थी और हेयरिंग के अलावा आज फैसले से पहले मैं आपको बताता हूँ कि नेशनल बैंक ने हम पेंशनर को परसों पेमेंट कर दी थी, पिटिशनर को। लेकिन आज जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और सुप्रीम कोर्ट के सैयद मसूद अली शाह साहब, आयशा मलिक साहिबा और सैयद अकील अब्बासी साहब ने हमारे हक में दोबारा फैसला किया और कहा कि नेशनल बैंक के तमाम पेंशनर्स को बजट इंक्रीज इनको 1 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर दी जाए। गुड। तो मैंने कहा मैं आपको बता जी और बिल्कुल उनका 1 महीने के अंदर। चले, शुक्र है सलीम साहब। इनको कंप्लाइंस। तो आपको अब आपको जनवरी की डेट दी है अब। हाँ, अब मिल जाएगी। मेरी बात सुनिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपके अलावा जितने भी चैनल हैं, ये मैं अगर आप मुझे इजाजत जरूर दें। जहाँ से मैंने अप्रोच की जिन वालों से, अगर आप मुझे इजाजत दें। इजाजत है सर, इजाजत है। ये ऐसे शो करते हैं अपने आप को जैसे सारे जहाँ का दर्द इनके जिगर में है। आप मुझे इजाजत दें, मैं नाम लूँ। आप मुझे बताइए जिनको मैंने मैसेज किए, जिनको मैंने आवाजें उठाई। आप बता दें, हमारा पेंशन का केस है, 8 साल से रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है, किसी ने हमारी आवाज नहीं सुनी, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। ठीक है। उनको छोड़ें जिन्होंने आवाज सुनी या नहीं सुनी। असल बात यह है कि आपका काम हो गया, बहुत अच्छी बात है जी, बहुत मुबारक। और जनवरी में प्लीज आप हमें बताएं भी सही कि 2025 आ जाएगा। हाँ, जिद्दोजहद में कितने साल हो गए? मतलब 10-12 साल तो कहीं नहीं गए बॉस। वाकई प्रोग्राम चल रहा है तब से। ये उससे पहले से चल रहा है, उससे पहले से। देखो 10 साल तो मिनिमम है। मजा तो जिद्दोजहद में, मंजिल मिलने के बाद क्या आदमी। मुझे तो मंजिल से मतलब है। आज मैं फिलोसॉफिकल ज्यादा हो रहा हूँ। हाँ, थोड़ा ज्यादा। थोड़ा लाइफ में कोई मंजिल मिल जाए तो थोड़ा बेहतर है। कुछ हुआ, केस का फैसला हो जाए। क्या मतलब? अगली कॉल बताओ यार। अच्छा, एक मिनट सॉरी जी एक मिनट। हाँ, वो जो कॉल आई थी कि आपने कहीं खिताब किया है, वो क्या था? पता नहीं, मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? में तो नहीं किया कुछ। आर्ट्स काउंसिल में मुझे वो कह रहे थे तारीख होगा आर्ट्स काउंसिल में, लेकिन वो कोई रेफरेंस नहीं दिया। शर्मा रहे हैं, रेफरेंस नहीं दिया। इतनी भी इनके साथ ही ठीक किया होगा लेकिन रेफरेंस नहीं दिया। हफ्ते में अब 10 तो नहीं। अब मुझे याद नहीं रहता ना यार, 2 दिन पहले की बात है बॉस। 2 दिन पहले। चलिए कॉल, ठीक है, फिर कॉल ही ले लेते हैं। डॉक्टर रेहान जी, डॉक्टर रेहान है कराची से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से हैं आप लोग? वसीतुल्लाह साहब, ज़रार खोड़ो साहब, शाहजेब साहब। एक तो सबसे पहली बात ये सर कि बेहतरीन प्रोग्राम करते हैं, वेरी इंटेलेक्ट एंड वेरी इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम आपका, तमीज के दायरे में। ये मैं हमेशा कॉल करता हूँ तो ये बताता हूँ
बोलता हूँ आपसे कि बेहतरीन प्रोग्राम, साफ सुथरा, नीट क्लीन। आपसे गुजारिश सर ये है कि मैं कराची का रहने वाला हूँ, वैसे तो मैं पूरे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए, आप इस बात पे जरा अपने प्रोग्राम में रोशनी डालिएगा, इस मुल्क के साथ सिंसियर कौन है, ये मैं सुनना चाहता हूँ। आप जैसे जो ज़हीन लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनसे सुनना चाहता हूँ कि इस मुल्क के साथ इस मुल्क के साथ वफादार कौन है, कौन इस मुल्क का खैर ख्वाह है। हर आदमी आता है यहाँ पे, आके अपनी कहानी सुनाता है, अपनी चीजें बेचता है और चला जाता है यहाँ से। दूसरी बात ये सर, हमारा एजुकेशन सिस्टम तबाह होकर रह गया है, हमारे बच्चे तबाह हो रहे हैं। स्कूल के अंदर हमारे बच्चों को ना बेहतरीन नौकर बनना सिखाया गया है कि कैसे एम्प्लॉय बनना है। हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई नहीं जाती है। बाहर आप जापान देख लें, चाइना देख लें, वहां पे स्कूलों के अंदर सिखाया जाता है इसे आपको। तो हमारे बच्चे जाहिर बात है यहाँ से पढ़ के बाहर ही जाएंगे और कहाँ जाएंगे। बाकी ये सब ये हम कौम तो है ही नहीं सर, हम हिस्सों में ग्रोहों में बटे हुए लोग हैं। हम सिर्फ हम एक ग्रोह में बटे हुए लोग हैं, हमने कौम बने ही नहीं कभी, और हम आगे 400 साल तक कौम भी नहीं बन सकते सर। हमारे से 2 घंटे रास्ते के ऊपर दुबई है उस मतलब आप पहुंचे तो नक्शा बदला हुआ है। यहाँ खड्डों से और रोडों से फुर्सत नहीं मिल रही है सर, ना तालीम रह गई है, ना कुछ रह गया है यहाँ पे किसी चीज की। मतलब हमारे यहाँ लोगों को फिक्र नहीं है। हमारे ऐवानों के अंदर हर आदमी अपने हक के लिए लड़ रहा है। भाई आप जाके कॉमन मैन से पूछो कि उसको क्या चाहिए, कि हम इनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। भाई किसकी नुमाइंदगी कर रहे हो, जाओ उनसे पूछो, उनसे पूछ के उनके बस सर अब आप रुलाएंगे, बस हो गया। थैंक यू सो मच। ये जाहिर है एक आम आदमी की कौन है क्या नहीं पता। हमारे लोगों की बड़ी अच्छी आदत है, पहले वो सवाल करते हैं फिर उसका जवाब भी दे देते हैं। हाँ, सहूलत है हम लोगों की। लेकिन ये बात इनकी वैसे 100% दुरुस्त है। अगर ये जो करिकुलम की इन्होंने बात की तो यहाँ पर ना वही रोबोट चर्न आउट होते हैं ना। तो 2 चीज़ें हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, लेकिन उसकी बुनियाद है क्रिटिकल थिंकिंग। क्या आपको मतलब एक टेक्स्ट बुक दी है तो थोड़ा सा उसके ऊपर डिबेट भी होनी चाहिए कि यार सवाल करना ही जुर्म हो, उस पर डांट पड़ती हो वालिदैन से, टीचर से, तो फिर आप कुन ज़हनी रहोगे ना। फिर वही गुलाम कौम बनोगे ना। और वैसे भी मतलब किसको चाहिए कि लोग क्रिटिकली थिंक करें? ये तो किसी को नहीं चाहिए। अभी एक फोरेंसिक इदारा बन गया, तुम्हें उठा के ले जाएंगे। तुम जिस मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे हो तुम, तुम्हारी ये मजाक रिवर्स गियर अभी बना तो नहीं है ना यहाँ। आपका ताबेदारी होना चाहिए। अच्छा, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है कि मुल्क के साथ सिंसियर कौन है। नहीं, उन्होंने जवाब दे दिया ना, हमें नहीं पता। ना ही मेरा ख्याल है हम ये फैसला कर सकते हैं। क्या ये सवाल ही गलत है? नहीं, सवाल तो गलत नहीं है, सवाल गलत नहीं है, जवाब मुश्किल है। मतलब आई डोंट थिंक आई एम इन अ पोजीशन टू आंसर इट। मेरा ख्याल है क्या ये सवाल आप किसी भी मुल्क में कर सकते हैं कि मुल्क के साथ सिंसियर कौन है? आई थिंक कर तो सकते हैं, शायद आपको जवाब मुख्तलिफ मिले। लेकिन अगले कॉलर कौन है? हो गया तो मोहम्मद उमर हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे एक भाई बहुत अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलानी है। जी। ये जो इस्लाह इतना हमारे शहरों में, पूरे मुल्क में जायज नाजायज इस्लाह हो गया है, और एक मोबाइल फोन के चक्कर में लोगों की जानें दे दी जाती है। बिल्कुल। ये कहाँ से इस्लाह आता है? कौन रोकेगा इसको और कौन है ना हमारी हिफाजत करेगा? अब आप देखो, हम कराची में मेरी इतनी एज हो गई है, घरों की दीवारें 4-4 फीट ऊंची होती थी, मेन गेट खुले हुए होते थे, कोई डर खौफ नहीं होता था। खुदारा इस मसले पे कुछ आप लोग रोशनी डालें। वैसे इलीगल आर्म्स की जो नेटवर्क होती है उसके ऊपर एक तफसीली प्रोग्राम तो बनता है, क्यों आप यू डोंट थिंक सो? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। मैं आपको एक मज़ेदार बात बता सकता हूँ, यहाँ पर आपको किराए पे भी असला मिलता है। ज़्यादा बहुत जो ये स्नैचर्स होते हैं ना, तो वो दिहाड़ी के रेट होती हैं, जो टीटी और मैकरोव है ना, तो पूरी एक मतलब बिजनेस मॉडल बनाना होता है आपको कि यार इतने का मैंने ये किराया लिया है, इतना मेरा पेट्रोल खर्चे होगा इस मोटर बाइक पे, इतनी मैंने वारदातें करनी है ताकि बंदा प्रॉफिट। किराए पे असला मिलता है, किराए पे वो बच्चे मिलते हैं जिन्हें औरतें सिग्नल पे लेके खड़ी होती हैं, वो बिल्कुल अफी उन्होंने पिलाई भी होती है, उनके दिमाग वेजिटेटिव हो चुके होते हैं। किराए पे किलर्स मिल जाते हैं, किराए पे गवाह मिल जाते हैं, किराए पे फैसले मिल जाते हैं। फैसले तो नकद मतलब फुल पेमेंट होती है, किराए पे शायद नहीं, लेकिन बाकी चीज़ें ऐसा ही है। ये है जी। और कोई कॉलर है क्या है? अहमद सिद्दीकी साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। भाई साहब जी, मैं मोहम्मद अहमद सिद्दीकी बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी। 2 सवालात हैं आप तीनों हजरात से। नंबर 1 तो ये कि क्रिकेट तो कौम का जुनून है, कि फखर जमान को बाहर बिठाया हुआ है और सायम अयूब अकेले ही जो है ना एक अच्छे पिचर हैं। तो किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप लोग हमारी तरफ से कि भाई उसको भी वापस ले आए, उसकी फखर जमान की खताएं माफ कर दें। वजीर दाखिला से रिक्वेस्ट आपकी आने वाली है, क्या ऐसा मुमकिन है कि आप लोग जो है ना मोहसिन नकवी साहब तक ये बात पहुंचा दें, या हो सकता है मोहसिन नकवी साहब इस वक्त ये बात आपकी सुन रहे हैं। फखर जमान से अगर एक ट्वीट की गलती हो गई है तो उसको माफ कर दें। पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि आप लोग भी कराची के ही हैं भाई, तो चोरियों का डकैतियों का हालात का तो सब हो गया, ये बता सकते हैं ये यूनिवर्सिटी रोड का मुस्तकबिल कब तक संवर सकता है? जिन हालात में हम 3-3.5 साल से गुजर रहे हैं यूनिवर्सिटी रोड से, उसका अगर उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें तो मेहरबानी होगी। सलाम। शुक्रिया। वहाँ रात को अंधेरा होता है, रोशनी कहाँ से डालें? अब काम तो फिर झलक मैं देख रहा हूँ तेजी से शुरू हो गया, फिर अचानक से रुक जाएगा। फिर है यार क्या करें। हाँ, हमारे यहाँ जिस काम में साल लगना चाहिए 5 साल लग जाते हैं। हाँ, हम तो आदी हैं। वो 100 रुपए का प्रोजेक्ट जब तक 500 रुपए का ना बन जाए ना, उस वक्त तक मुकम्मल मज़ा नहीं आता। कंजर्वेटिव बात की है। यहाँ तो 10,000 तक पहुँच जाता है 100 रुपए का प्रोग्राम। गरीब आदमी यहीं तक सोच सकता है। ऐसी बात पर वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। हमारे अगले कॉलर हैं डॉक्टर अकबर इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम, क्या हाल है सर? बस सर बैठे हुए हैं, आप सुनाएं। सर आपका शुक्रिया अदा करना है कि सैटरडे और संडे की नाइट को ये शाम वाला वाकया हुआ, बशर अल असद की हुकूमत जो गई संडे को। जी दिन को मुझे पता नहीं चला, मैंने शाम को खबर सुनी ना तो मैं शाम को टीवी पे बैठ गया कि ये अचानक वाकया हुआ है, कोई खबरें ज्यादा आई नहीं थी ऐसे। रात के 12 बजे तक मैं संडे को पाकिस्तान के जो जितने चैनल हैं उन पर उनको घुमाता रहा। मजाल है कहीं से कोई इंफॉर्मेशन मिली हो कि भाई ये क्या हुआ है, या पता हो तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली मुझे उससे। अच्छा, संडे गुजर गया, फिर आ गया मंडे की शाम को फिर मैंने इसी तरह किया। इंटरनेशनल चैनल में देखता रहा, लेकिन मैं चाहता था कि भी उर्दू में डिस्कशन जरा पता चले कि हुआ क्या है। अच्छा, मंडे की शाम को फिर मैं बैठ गया। एट द एंड मुझे रात के 11 बजे सिर्फ आपका प्रोग्राम मिला। पाकिस्तानी चैनल 30-32 जो हैं, मजाल है किसी ने कोई बात की हो इस पर या कोई इंफॉर्मेशन ऐसी दी हो, तो लगता है कि या तो कोई इनके पास बंदा ऐसा था नहीं बात करने वाला, या वो समझते हैं कि पाकिस्तानी लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। तो इस लिहाज से आपने अपने प्रोग्राम की जो नाम रखा हुआ है उसकी लाज रखी है, तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, रियली आई मीन दैट मीन्स अ लॉट। और आपकी दोनों बातें दुरुस्त हैं। एक तो ना उनके पास कोई ऐसा बंदा है और ना उनको कोई इंटरेस्ट है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि यार ये शेख वकास को पकड़ ले पीटीआई से, हाँ कामरान भाई को पकड़ ले नून लीग से, और फैसल वाडा को बिठा लें और कहें कि सर इसके बारे में आप शाम में क्या। और क्योंकि हमारी जो शोज़ का फॉर्मेट है वो इस फॉर्मेट से आगे निकल ही नहीं सकता ना, कि जब तक सर गेस्ट नहीं है आप कैसे कर सकते हैं, गेस्ट नहीं है अगर तो ये होता है ना सर। और मतलब मैं अपने थोड़ी सी एक कंप्लेंट करना चाह रहा हूँ, सिंस आई हैव द चॉइस ना। आई मीन अक्सर मुख्तलिफ चैनल्स, कभी कभी अपना चैनल भी कॉल करता है कि सर आपके थोड़ा सा टाइम चाहिए। हमेशा पूछता हूँ यार मौजू क्या है, अच्छा हमेशा जवाब मिलता है सर यही जो हो रहा है। मैंने कहा क्या हो रहा है? सर यही जो सियासत में हो रहा है। मैंने कहा हो तो बहुत कुछ रहा है, आप किस चीज़ पे बात करना चाहते हैं? अच्छा इन चीज़ों पर कोई मेरी दिलचस्पी नहीं है कि यार फजलुर रहमान नाराज़ क्यों है, पीपीपी और नून लीग के बीच में क्या चल रहा है, ये वही ड्रामा है जो हमेशा हो रहा होता है। जब इस तरह का कोई टॉपिक होता है तो फिर क्यों नहीं कॉल करते यार? नहीं सीरियसली, व्हाई नॉट यार? और तुम्हें कौन मिलेगा? अपने प्रोग्राम में कितना बोलते हैं? इस तरह का प्रोग्राम होगा ही नहीं तो कॉल क्यों करेंगे? कभी कभी होता है, मैंने देखा है
वही वो टिपिकल वो 3 लोगों को बिठा के शाम के ऊपर बात कर रहे होंगे जिनको शायद ये नहीं पता कि मतलब डेरा गाजी खान का है, वो शाम की बात डॉन के किसी एंकर ने कर दिया होगा, उसी पे आप गुस्सा होता है। मैं सब पे गुस्सा निकाल। अच्छा एनीवेज मैं थोड़ा सा इसको मैं करेक्ट भी करूंगा कि बाकी लोगों को अपना काम करने दें, क्योंकि अगर ज्यादा दिलचस्पी जो है वो डोमेस्टिक इश्यूज में है, ठीक है आप देखें, व्यूअर को चॉइस होती है कि वो किसको देखे किसको ना देखे ना। अगर शाम में दिलचस्पी है, मेरी चॉइस है कि मैं कंप्लेन करना चाहता हूं। आपने अगर सियासत की जो बिल्कुल एक जो ला हासिल गुफ्तगू है उसमें दिलचस्पी है तो आप वो देख लें, आपके पास चॉइस है। बाकियों को भी अपना काम करने दें, हमें अपना काम करने दें, ठीक है ना। नहीं मेरी चॉइस है, मैंने कंप्लेन करना है, मैं करूंगा। करो बाबा करो, तुम्हारा भी राइट है कंप्लेन करने का। थैंक यू। आप मेरी आवाज दूसरे चैनलों की हमेशा तारीफ किया करें, कहीं वो जाग ना जाए। हाँ वो लगे रहे, अपने काम पे लगे रहे, ठीक है ना। नहीं ना, ये एबिलिटी का इशू, वो सेट है। हाँ वो सेट। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर हसन, आज तो पूरा अस्पताल खुला हुआ है यहाँ पे। डॉक्टर हसन है कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। आदाब है सर। आदाब। मैं डॉक्टर हसन बोल रहा हूँ कराची गुलशन बाग से। मेरे आप तीनों को आदाब। आदाब सर। एक तवज्जो दिलाओ नोटिस है मेरी तरफ। ओके सर। वो ये कि अभी ये डिफेंस एग्जीबिशन हुई थी कराची एक्सपो सेंटर में 19 नवंबर को। जी आइडियाज। और जी आइडियाज, और 4 डे रही है 19 से लेके 22 तक जी। तो सर एयरपोर्ट से लेके कराची एयरपोर्ट से लेके गुलशन इकबाल तक तमाम इंस्टीट्यूशन बंद थे। नहीं है ऐसा ही और सर मंडे से बंद हुए हैं, तो ये फ्राइडे को तक बंद रहे। तो सर ये तालीमी नुकसान है सर। एग्जीबिशन आपकी हो रही है हसन इकबाल गुलशन इकबाल में, और पूरा कराची एयरपोर्ट से लेके इंस्टीट्यूशन सब बंद थे। यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल बंद रहे, सब 5 दिन बंद रहे सर। ठीक है, ये लॉस है, बहुत बड़ा तालीमी नुकसान है ये बच्चों का। बेशक। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जितना एरिया था सराउंडिंग एक्सपो सेंटर के अतराफ में गुलशन इकबाल में, सर सारा कारोबार बंद था जी। मंडे से लेके और फ्राइडे तक सही है पूरा कारोबार बंद रहा। कितना बड़ा नुकसान है सर बिजनेस साहब कारोबार का। उनके घरों में पूछे उनके क्या हालत हुए होंगे। आप कारोबार करेंगे थोड़ी कि आप बंद कर दें, आप प्रोग्राम करें अपना सारा कारोबार बिजनेस बंद कर दें लोगों का। सर लोगों पर क्या कसूर है इसके अंदर। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 मैं एक मशवरा ये है, ठीक है एग्जीबिशन करें आप, मेरा मशवरा है आप चाहे मेरा पैगाम पहुंचा दें, आप मलिक कैंट में कर लीजिए प्रोग्राम। ना तो सिक्योरिटी, मलिक कैंट में ना तो कंटेनर, कोई खर्चा भी नहीं होगा, आराम से जरूरत सर लोग एग्जीबिशन में हो जाएगी, लोग भी आराम से रहेंगे। तो सर ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए पब्लिक के सामने। बिल्कुल सही बात है। और एयरपोर्ट कितना करीब है सर, एयरपोर्ट से मेहमान आएंगे आपके मलिक कैंट सीधे मलिक कैंट चले जाएंगे और ट्रैफिक का निजाम दरम बरम नहीं होगा। सिर्फ इस एक इवेंट की वजह से पूरे शहर का ट्रैफिक जो है वो इतने सारे दिन जो है। आइडियाज के बारे में ये आइडिया अच्छा है सर। मेरा मशवरा है आइंदा साल प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी कि नहीं ये आप 2 साल बाद दोबारा कॉल करेंगे इंशाल्लाह। 2 साल बाद होती है। ये जो मुफ्त मशवरे है ना इनकी कोई कदर नहीं होती, लेकिन बहरहाल हम देते रहेंगे। आपने अगर हम कंसल्टेंसी खोलें और इसी मशवरे के लिए $10,000 लेना तो फिर शायद फिर शायद उसकी वैल्यू हो जाएगी। मुफ्त में लोग कहते हैं तो बट रहे हैं, क्या फायदा। डॉक्टर साहब लेकिन बात आपकी सही है डॉक्टर साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। तारिक अखलाक साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तीनों हजरात को आपको अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर से निकले, अब थोड़े से मरीज की तरफ भी आ जाइए। सर मैं चीज पर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। पहले तो आप तीनों हजरात को अल्लाह पाक हिफ्ज़ और अमान में रखे। जिस तरह आप 5 से 5 दिन तक प्रोग्राम करते हैं मुख्तलिफ इशूज पर और खास तौर पर सेंसिटिव इशूज के ऊपर, और जो गुज़िश्ता दिन आपने करा था सेंसिटिव ऑर्डिनेंस के ऊपर जो आने वाला है आगे, अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे आप सब हजरात की। और मैं तो मशवरा दूंगा, चूंकि अब ये कह दिया गया था कि कुछ ऐसे नाम नहीं ले सकते आप प्रोग्राम्स के अंदर, तो मेरा मशवरा है आप उन नामों की जगह पर आप नंबर डाल दीजिए। जैसे असेंबली के लिए कुछ नंबर डाल दें और किसी और के लिए, ताकि कोड वर्ड में आप भी कह दें और वसतुल्लाह साहब जिस तरीके से कहते हैं इस तरह हम समझ भी जाएंगे कोड वर्ड में क्या चल रहा है। अच्छा अभी मसला ये है कि सबका नंबर 420 होगा। फिर एक सवाल पूछा था कि पाकिस्तान के साथ सिंसियर कौन है, तो मैं सिर्फ इसके 2 जवाब दूंगा कि पूरी आवाम पूरी कौम ये देख ले कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो लोग आते हैं उनमें सिंसियर वो है जो सिर्फ अपने काम से काम रख ले, या जिस काम के लिए आए वही काम कर ले तरीके से। और सिंसियर तरीन आदमी वो है जो वही काम करके खुशी खुशी वापस भी चला जाए। तो भाई मैं इसी काम के लिए आया था, चाहे वो किसी भी इदारे में हो, मैं इस काम के लिए आया था और यही काम करके मैं चला जाता हूँ, तो पाकिस्तान पर बहुत बड़ा एहसान होगा। बहुत जबरदस्त, क्या बात। तारिक साहब आपने ना हमारी इतनी आसानी कर दी है। दिस इज कॉल ऑफ द डे, दिस इज कॉल ऑफ द डे सो फार।
अब इस स्टैंडर्ड से ऊपर आना है अब बाकियों ने। लेकिन यार ये इतना अच्छा जवाब दिया है इन्होंने कि जब अगली बार कोई ये सवाल पूछेगा तो मैंने यही जवाब देना। वाह वाह, हर कोई अपना मुझे समझ नहीं आती वाकई मतलब क्या बंदा जवाब दे इसका ना, या इसको काट के रख लो और एक वक्फा ले लो। वेलकम बैक। सैफुर रहमान साहब हैं कराची से। सर वालेकुम सलाम। हेलो। हाँ जी, सैफुर रहमान अर्ज कर रहा हूँ कराची से। जी सर। अच्छा सर, मैंने असल में एक बड़े मतलब मैं समझाऊँ हर आदमी अपने मसले को अहम कहता है, खैर ये है भी अहम मसला। पिछले दिनों जो है वो आपको पता होगा कि ना चोलिस्तान में निकलने वाली नहरों पे जो खासे मतलब मुखालफत चल भी रही है अभी भी, और उसमें जो दो मतलब मेन वजूहात कही जा रही है नुकसानात। एक तो ये कि काश्तकारों को पानी की कमी जी, और दूसरी बात ये कि समुद्री माहौलियात जो मैनग्रोव्स वगैरह जो पानी इंडस डेल्टा का तहफ़्फ़ुज़ बड़ा जरूरी है। आई एग्री विद दैट। अच्छा, ये समुद्री माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ पे बहुत शोर है। ये डिपेंड करता है कि अगर नहरें खुद ही और पानी उसमें गया और वो कम आया पानी इधर तो नुकसान होगा। लेकिन कराची में एक चीज जो कि मुसलसल कई सालों से हो रही है और जिसकी तरफ शायद इक्का दुक्का आवाज उठती कभी कभार एक टीवी प्रोग्राम भी हो जाता है, वो कई मिलियन गैलन पानी का बगैर ट्रीट किया हुआ समुद्र में गिर जाना। यस, एग्री करते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये वो चीज है जो जिसका ताल्लुक किसी नहर वहर से नहीं है। इस चीज को जो है ना वो मतलब ये टोटली सूबाई मामला है। ट्रीटमेंट प्लांट क्यों कम है? हमारे 16 साल से बैठे हुए हैं हमारे माशाल्लाह सूबा सिंध के हुक्मरान। जी जी। तो अच्छा, वो जो नुकसान है कंटिन्यूस हो रहा है, होता जा रहा है, उसकी ऊपर कोई देखभाल नहीं है। तो अब एक तरफा तमाशा ये है कि हमारे जो सूबे को दो हिस्सों में हमारे भुट्टो साहब तकसीम करके गए थे, दही और शहरी में। तो दही वालों को ट्रीटमेंट प्लांट के बगैर वाला पानी गिरने की फिक्र नहीं है, और शहरी सिंध वालों को इंडस डेल्टा के खराब होने की फिक्र नहीं है। बल्कि शहरी सिंध को तो दोनों की फिक्र नहीं है एक तरह से देखा जाए तो। ये भी है। अच्छा, तो इसमें जो है ना वो अच्छा मजे की बात यह कि जिनको चोलिस्तान की नहरों पे एहतजाज करना है वो एहतजाज कहाँ आके कर रहे हैं? तिसोरी साहब के गवर्नर हाउस के सामने आके। जी। अभी एक दो दिन पहले जलसा हुआ, एक तरक्की पसंद पार्टी वालों ने किया। तो मैंने कहा पता नहीं तिसोरी साहब का क्या हाथ है उस नहरों को करवाने में। भाई नहरें जहाँ खुद रही हैं जाके आप वहां करें मुजाहरा, या जो मुताल्लिका डिपार्टमेंट वहां करें। अच्छा, कराची के जो शहरी हैं शहरी सिंध के, उनको लाखों मिलियन गैलन पानी बगैर ट्रीट किया हुआ गिर रहा है, कोई फिक्र ही नहीं है। और वो जनाब अली उसके जो असरात हैं मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आप लोगों ने कभी कोई प्रोग्राम किया भी हो इसके ऊपर। नहीं, लेकिन करना चाहिए, कर लीजिएगा। अच्छा, अब मैं आपको इसी हवाले से एक बात करना चाहिए। एक तो ये बात ये मैं बताना चाह रहा कि तरजीहात जो है ना शहरी सिंध और दोहरी सिंध दोनों की डिफरेंट है जी। एक तो ये जो है हमें ज़हन में रखना है दोनों की जरूरियात पूरी होनी चाहिए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज अभी पिछले दिनों आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वसत साहब भी एक प्रोग्राम में बैठे थे, उसमें बराबर में आसमा शिराजी बैठी हुई थी। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी। वैसे बात तो सब जानते ही है, लेकिन मतलब एक चीज हाईलाइट हुई थी कि जनाब अली आजकल की जो टीवी की जो मैं आई डोंट नो पता नहीं इस टीवी पे जो शाम के प्रोग्राम होते हैं उसको सहाफत के जुमरे में आते भी हैं, यानी मैं इसके बारे में खासा कंफ्यूज हूँ, रोशनी डालिएगा इसके ऊपर। तो इसको जो है ना मतलब वो कहते पॉपुलर जर्नलिज्म हो रही है। पॉपुलर जर्नलिज्म यानी जो मतलब लोग सरकार के पीछे लग गए या किसी और चीज के पीछे लग गए बस। तो पूरा मीडिया शाम को शुरू हो जाता है, उसी एक दो टॉपिक्स होते हैं, घूम घूम के वही आ रहे होते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश ये थी, आप लोग माशाल्लाह जरा हट के बात करते हैं, प्रोग्राम का नाम भी जरा हट के है। तो जिस तरह से आप एक कॉलर्स डे रखा हुआ है आपने, आप एक दिन प्रोग्राम किस ऐसे रखें जो इश्यूज जो कि लाइव है लेकिन डेड हो गए हैं, मतलब वो डस्ट इन अंडर द कारपेट वाली कहानी हो गई उनकी, वो मतलब मौजूद है, जिसमें से मैंने अभी ये जो बगैर किया हुआ पानी हमारी जब भी सैफ भाई, एक तो ये कि आपने बहुत ही मज़ेदार किस्म की गुफ्तगू की, आपका एनालिसिस हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरी बात यह है कि हमें जैसा भी मौका मिलता है, अब बेचारा एक प्रोग्राम है, 5 दिन है, 40 मिनट का है, बाकी इश्तिहारात होते हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि सारे इशूज़ तो ज़ाहिर है हम कवर नहीं कर सकते, किसी भी इशू का आधा पौना सिरा भी अगर हाथ आ जाए तो हम चूकते नहीं हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑब्जर्वेशन। साथ साथ मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि आपने कहा ना कि स्वीप अंडर द कारपेट, तो कभी कभी हम भी भूल जाते हैं। हाँ ठीक है, जब इतनी चीज़ों पर आपने नज़र रखनी होती है, जैसे ये जो इशू है, ये एक बड़ा रियल इशू है,
लेकिन शायद हमारे जहन में ही नहीं आए। अब आपने इसकी निशानदेही की है तो हम इस पर यकीनन रोजाना लाखों गैलन पानी जा रहा है समुद्र में, हम बर्बाद कर रहे हैं खुद। तो इस तरह की अगर और कोई चीज़ आपके जहन में आए तो प्लीज़ हमें भी याद करा दिया करें, एंड वी विल वर्क ऑन इट। हमें तो कंटेंट हमेशा ही चाहिए होता है। फौजाल कबीर साहब, फौजुल कबीर साहब हैं भावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भावलपुर से बात कर रहा हूँ जी, फौजुल कबीर। पहले तो अपना नाम का मतलब बता दें भाईजान। सर इसका मतलब है बड़ी कामयाबी। ओके अच्छा ठीक है। मैं तो पैदा हुआ था, यकीनन जिनके लिए होगी उन्होंने नाम रखा। तो सर मेरे भावलपुर से कर रहा था, मेरा सिर्फ आज एक तो ये कि आपका प्रोग्राम मैं बड़ी रेगुलर सुनता हूँ जी। तो दूसरी मेरी गुजारिश ये थी कि भावलपुर का नाम सुन के आपके जहन में बड़ा एक सहरा और बड़ा लतीफ सा एहसास आता है, शायद आता होगा। लेकिन अभी यहाँ अगर आप आएंगे तो आप इसकी सड़कों के हालात देख के ये सतह मुर्तफा भावलपुर महसूस होगी आपको। अच्छा। तो अभी हालत ये है कि हमें पंजाब में शामिल तो हम जरूर हैं, लेकिन पंजाब में हमें शेयर सिर्फ जो बाकी सूबों से गालियां पड़ती हैं उनका मिलता है। वाह। वो उसमें हमें पूरा शेयर दिया जाता है। बाकी जगह पे अगर आप आए तो जो हमारे अपने गवर्नर साहब रहे पिछले 3 साल भावलपुर में, उनके अपने घर पहुंचने के लिए हम सड़क से अगर गुजरे तो पता लगता है कि हड्डी पसली एक हो गई। मतलब वो अपने घर के रास्ते की सड़क नहीं बनवा सके। और ये वो रियासत, वो जगह है भावलपुर जिसने इस नौजायदा पाकिस्तान को, नौमौलूद पाकिस्तान को पाँव पाँव चलना सिखाया था। जी बेशक इसकी परवरिश ही थी। दूसरी बात ये कि यहाँ का एक ट्रैक था जिसको पूरे के पूरे को साफ कर दिया गया। उसकी रेलवे ट्रैक जो भावलनगर जाता था भावलपुर से, अगर उसको सिर्फ चला दिया जाए था, उस पर ट्रेन चलती रहती, वो बड़ा एक तो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बड़ा जरूरी था। और उसके बाद वहां से अब देखें कि उस सड़क से हटा दिया और ट्रैफिक का फ्लो इतना कम हो सकता था आपका कि ये जो हमारे जगह जगह हम इस पर परेशान हो रहे हैं कि जी आज धुआं इतना है, तो वो एक बेशक उसको अगर फेस्टिव एतबार से भी एक ट्रेन चला दी जाती उस पर, तो अब भी उससे आप और कुछ नहीं तो रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे। लेकिन उसको भी साफ कर दिया गया क्योंकि सिर्फ भावलपुर में। तीसरा मसला ये कि हमें मोटरवे को लिंक नहीं दिया जा रहा। भावलपुर से मोटरवे का जो नियरेस्ट है अप्रोच वो अराउंड 40 किलोमीटर है। 40 किलोमीटर अगर रहते तो 64 किलोमीटर जा पड़ती है। और मजे की बात यह है कि जब हम भावलपुर के लिए इंटरचेंज से उतरते हैं तो हम टोल प्लाजा पे टोल टैक्स पे करते हैं, और उसके बाद भावलपुर पहुंचने के लिए दरमियान में एक टोल प्लाजा और डाल दिया गया। ये मेरा ख्याल और कहीं नहीं होगा कि हमें मोटरवे से उतर के फिर एक टोल टैक्स अपने शहर में घुसने के लिए अलग से देना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो नाइंसाफी ठीक है। पहली बार भावलपुर से कॉल्स कम आती हैं। आपने मुफस्सल तरीके से वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बता दिया कि हालात बहुत अच्छे नहीं है। हाँ, हम कराची की शिकायतें सुनते हैं, लेकिन यार एक बात है, वो सड़कें वड़कें उधड़ गई इनकी, मगर टाउन प्लानिंग बहुत आला है इसकी भावलपुर की। यानी 100 साल पहले चौड़ी चौड़ी सड़कें डिज़ाइन करना और तकरीबन 6 लाइन जितनी उन्होंने किस तरह 100 साल बाद के नक्शा देखा। टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी। रियासत के टाइम की प्लानिंग है ना। हाँ जो में मिली। और 5-7 साल पहले तक फव्वारे सलामत थे हर चौक पे, अब मुझे पता नहीं कि क्या हालात होंगे। तालीमी इदारे बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे, कुछ चीज़ें हैं भी। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। हमें अगले कॉलर हैं बिलाल अहमद साहब, वर्जीनिया USA से। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। वालेकुम सलाम। सर पहले तो आप बताएं आपने वोट किसको दिया था? बोल रहा अरे वेस्ट वर्जीनिया से बोल रहा हूँ। वेस्ट वर्जीनिया से। जी चार्ल्सटन वेस्ट वर्जीनिया। हाँ, अलग रियासत है। सही है, ठीक है जी, बताएं। पहले मैं सिएटल से आपको कॉल करता होता था, अब मैं इधर आ। वही मैं कह रहा हूँ कि ये तो वही मैंने हाँ वो आप सिएटल वाले भाई हैं। ठीक है,
अच्छा, मैंने ये बात करनी थी कि जब भी आप खालिस्तान का इशू डिस्कस करते हैं तो आपके यूट्यूब या चैनल में ना संघी अब्यूज काफी होता है जी, और उस संघी अब्यूज को काउंटर करने के लिए 5th जनरेशन वॉरफेयर स्टार्ट की गई थी, जिसमें वो यूथ प्रोग्राम, इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर 50 को भर्ती किया गया था। तो मेरे ख्याल से उस सोच को सलाम है जिसने वो 5th जनरेशन वॉरफेयर स्टार्ट की थी। मतलब अभी भी शायद हाजिर सर्विस हैं और अब जिस तरह उसको काउंटर किया जा रहा है। और दूसरी बात ये कि जब अमेरिका के अंदर भी एक इशू हुआ था, वो खालिस्तान की तहरीक के किसी बंदे को जी वो डेथ थ्रेट आया था, तो उसको अमेरिकन ने उनको इनके भेजा था नोटिस। जी इंडियंस को तो आपके प्रोग्राम में अक्सर मुशाहिद हुसैन भी आते हैं जो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट है, तो वो कहते हैं कि अब इंडिया बड़ा बैकफुट पर चला जाएगा और पाकिस्तान की अहमियत बड़ी आगे आ जाएगी। तो मैं सियाटल के अंदर अलास्का एयरलाइंस में जॉब करता था और उसके अंदर आईटी डिपार्टमेंट में सिवाय मेरे कोई पाकिस्तानी नहीं था, और वो भी मैं इसलिए पाकिस्तानी वहाँ पे था क्योंकि मैं कनेडियन सिटीजन था। उसको छोड़ें जो फ्लाइट सिमुलेशन इंजीनियर थे उसके अंदर भी 2 इंडियंस काम करते थे। पाकिस्तानी को छोड़ें, एक मुसलमान का नाम भी नहीं था। फिर अगर आप HNR ब्लॉक जाएं टैक्स फाइल कराने तो उधर भी यानी कि इंडियन औरतें भरी हुई थी अकाउंटेंट्स जिन्होंने पूरा टैक्स का निजाम संभाला हुआ। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या कह रहे हैं। नहीं, बैकफुट का देखिए ये मुशाहिद मतलब आपका मेन पॉइंट क्या है बिलाल भाई, क्या कहना चाह रहे हैं? मेन पॉइंट ये है कि यानी कि हम लोगों से खैर वो आगे तो हैं, लेकिन वो इंटीग्रेट हर यानी कि फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा आगे हैं। तो यानी कि अगर एक लेटर भेजने से मुशाहिद साहब ने कहा था कि जी अब इंडिया बड़ा बैकफुट पे आ जाएगा। मुशाहिद नहीं, हमारे शो पे तो कभी नहीं कहा था। ठीक है, चले ठीक है, आगे हैं। हमने तो इस पर मुशाहिद साहब से बात ही नहीं। यू मेड योर पॉइंट। ओके, एनीवे ओके। शरीफ मलिक साहब है खुशाब से। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम, ठीक है? बिल्कुल सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, वो दोस्त ने जवाब तो दे दिया लेकिन थोड़ा सा जो है ना गोल मोल से जवाब दिया है। एंड पे जो है ना वो थोड़ा सी बात रह गई है। किस वाले दोस्त की सिंसियर कौन है? सिंसियर अच्छा, सिंसियर वो है जो अपना पीरियड पूरा करे और घर चला जाए, एक्सटेंशन ना मांगे। चाहे वो वजीर आजम हो, चाहे चीफ जस्टिस हो या किसी और इदारे का सरबराह हो, एक्सटेंशन ना मांगे। ठीक है, अपना काम करे और उसके बाद बिल्कुल मैं उनका भी यही मतलब था। सही है जी। इन्होंने और थोड़ा सलीम साहब ने आपको फोन किया था ना, वो अपना नेशनल बैंक, नेशनल बैंक वालों के साथ PTCL वालों के केस भी थे। अच्छा, तो हमें फरवरी 2025 की तारीख दी गई है। हेनरी मार्च के साथ के आपके केसेस की जो आइंदा हियरिंग है वो डे टू डे बेसिस पे होगी। ये मेरे 3री दफा ये रिमार्क्स दिए गए हैं। अच्छा, हमें पहले भी इस तरह की तारीखें दी जाती रही हैं। नेशनल बैंक वालों का जो असल फैसला था ना सर, वो फैसला मेरे ख्याल 5 साल पहले हुआ था। ऐसा ही है। हाँ, ये कंटेम्प्ट की एप्लीकेशनें चल रही हैं सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि वो नेशनल बैंक उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा था। ठीक। PTCL मुलाजमीन भी जो है, हमारा असल में जो है ना 31-32 साल पहले हमारा एक्ट पास हुआ था 1991 में और 1996 में। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 32 साल नौकरी करने के बाद मैं रिटायर हो गया हूँ, लेकिन मुझे जो मराहत उन एक्ट के तहत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। मैं कंपनी के जो जवाबित हैं उसके मुताबिक मुझे रिटायर किया गया। हमारा भी ये मामला जो है जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब के दौर में जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने ये तय कर दिया था कि कौन से मुलाजमीन जो हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट उनको तनख्वाहें और पेंशन गवर्नमेंट के मुताबिक मिलेगी और कौन से जो हैं उनके ऊपर कंपनी। लेकिन अभी तक मामला लटका हुआ है आपका मामला भी लटका हुआ है। कई हजारों लोग हमारे जो है वो मर खप गए हैं। मतलब जब मैं भर्ती हुआ उस वक्त जो लोग रिटायर हुए थे उनके मामला अब तक लटके रहे। EOBI का भी यही मामला है, नेशनल बैंक का भी यही मामला है, PTSL का भी मामला। मसलन अगर आप आम आदमी हैं तो आपका ये मामला है, आप लटके हुए हैं, अभी फ़िलहाल लटके हुए रहेंगे। बस ये कि हम दुखड़ा सुन सकते हैं, अगर कोई दुखड़ा हल करने वाला सुन रहा हो तो बड़ी मेहरबानी, वरना सही है। नहीं तो ये जो अदलिया में इन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना देते हैं ताकि बाकी जो कोर्ट है वो इन मामलों को देखे, पता नहीं फ़र्क पड़ा है नहीं पड़ा। अभी पूरे जज तो पूरे हों यार, अभी तो पैदा हुए बड़े तो हैं। हाँ, अच्छा डॉक्टर अतर वापस आ गए शारजा से। डॉक्टर साहब आखिरी कॉल है आपकी, बताएं। नहीं, टाइम है सर। कुछ अर्सा कबल खान साहब ने एक स्कैंडल पर किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट था कोयले के हवाले से। अच्छा जी तो जी सर पता नहीं, याद दिलाएं क्या स्कैंडल था। ठीक है। तो उसके बाद से मतलब एक आध दिन के बाद से मीडिया पे उसका कोई जिक्र नहीं और कोई उसका फीडबैक नहीं।
और एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं ज़रार भाई से करूंगा कि प्लीज किसी रोज टाइम देकर थोड़ा सा सूडान की सूरत हाल पे भी रोशनी डालें यार। बिल्कुल, उधर भी जो ना बड़ा ही क्राइसिस हो रहा है। सर मैं आपको एक बात बताऊं, हम पिछले 3 माह से बात कर रहे हैं कि यार हमें सूडान पर शो करना है, हमें सूडान पर शो करना है। कसम से ना सांस मिलने का मौका नहीं मिलता। एक तो पाकिस्तान में जो हो रहा होता है और फिर जो पूरी दुनिया में। लेकिन योर पॉइंट इज़ नोटेड। वहाँ पर जो फ़ौज और RSF के बीच जो चल रहा है और जिस तरह की बर्बरियत वहाँ पर हो रही है और कम्प्लीटली ऑफ द रेडार। जिस तरह बाकी ममालिक जो हैं वो UAE आग पे हाथ ताप रहे हैं। बिल्कुल, आग पर पेट्रोल छिड़क रहे हैं सर। हाथ तापना तो चले किसी का हक है जी। और कुछ डॉक्टर साहब? थैंक यू मोहम्मद सर, थैंक यू। अच्छा, ओके ठीक है सर, थैंक यू। और कोई कॉल? वजीर खान है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी आपके प्रोग्राम में। असल में जो जितनी भी पार्टियां हैं पाकिस्तान में, उनके MNA हजरात सेनेट के अंदर कौमी असम्बली में जाते हैं और सब आवाम की आवाज़ के लिए बोलते हैं कि हम आवाम के लिए बात करते हैं, मगर पाकिस्तान स्टील मिल के 500 बंदा रिटायर हो गया, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। कोई MNA असम्बली में या कोई सेनेटर। वो हमारी जो फाइल फंसी हुई है 500 बंदे रिटायर जो हुए हैं, उनकी सेक्रेटरी पैदावार और सेक्रेटरी खजाना और वजीर पैदावार और CEO पाकिस्तान स्टील, इन 4 के बीच में हम लोग रुल के बैठे हुए हैं। हमारे बकाया जात नहीं मिल रहे। जी हमारा देखें आज के प्रोग्राम की पहली कॉल भी इसी बारे में थी और तकरीबन ये आखिरी कॉल भी इसी बारे में है। तवातुर से आपके जो और भी कोलीग्स हैं वो भी कॉल करते रहे हैं। इस प्रोग्राम में ये इशू उठता रहा है। मेरा ख्याल है कि पता करना होगा मिनिस्ट्री से कि इनको आसरे दे रहे हैं अगले महीने, लेकिन 2025 आ जाएगा। हाँ, इनकी बात सही है कि सियासी लिहाज से ना ये बिल्कुल ही लावारिस इशू है। और जो कुछ ग्रुप्स होते हैं आपको पता लग जाता है यार कि किसी पार्टी ने आवाज़ उठा ली, किसी पार्टी ने आवाज़ उठा ली, बेशक अपने मकासद हासिल करने के लिए या अपनी सियासी मशहूरी के लिए। इनकी बिल्कुल अगर ये प्रेशर ग्रुप नहीं है तो इनकी बात कोई नहीं सुनेगा। अगर प्रेशर ग्रुप नहीं है या एक बहुत बड़ा चंक ऑफ वोट्स नहीं है, हाँ जैसे आपने कहा ना 500 लोग, वो कहते हैं क्या फ़ायदा है। ठीक है यार, गुलशन हदीद तो ये है। तो ठीक है, तो बस आज इतना ही। आपकी हमने कॉल्स ली। इसके बाद हम आपसे पीर को मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। फिर शब बखैर।